गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आपके विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर संचालित की जा रही है। वीडियोस लगातार यहाँ से भेजे जा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को यदि अगर किसी भी वीडियोस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब भी कमेंट्स को पढ़ा जाएगा आपकी संबंधित समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। मैं रामेश्वर गौतम यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का तीसरा पेपर, जिसकी चौथी यूनिट हम पढ़ रहे थे। फ्लावर यूनिट का ये नाम है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट के अंदर फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, चार भाग या चार चक्र, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जयांग, इसके बारे में हमने स्टडी करी थी। इसलिए यूनिट के अंदर हम पुमंग एवं जयांग इनकी संरचना एवं विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और इनसे किस प्रकार की संरचनाएं जो है वो आगे जाकर के विकसित हो सकती है, जिससे आवृत बीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। सबसे पहले हमने पुमंग वाले पार्ट्स को शुरू किया था, जो पुष्प का नरजनन भाग है, और उस पार्ट्स के अंदर हमने देखा था कि पुमंग के एक सदस्य को पुंकेसर स्टामिन हम कहते हैं, और प्रत्येक पुंकेसर की संरचना के अंतर्गत भी तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर की ओर एक फूली हुई दो पाली युक्त संरचना जिसे हमने परागकोश कहा था, जिसके अंदर परागकण विकसित होंगे। नीचे की ओर एक लंबे पतली वृंतनुमा संरचना जिसे हमने पुतंतु फिलामेंट कहा था, और परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाली मध्य में एक और संरचना जिसे हमने योजी कहा है। पुमंग पुंकेसर की संरचना के अंतर्गत सबसे पहले हम परागकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पराग कणों का निर्माण जो है वो किसके अंदर होगा, परागकोश के अंदर होगा, और इन्हीं पराग कणों से आगे जाकर के नर युग्मकों का निर्माण होगा। परागकोश की संरचना को हमने देखा था कि किसी भी पुष्प के अंदर जो परागकोश उपस्थित होता है यह दो पाली युक्त एक संरचना होती है। परागकोश की प्रत्येक पाली के अंदर दो लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होती है, और दो पालियों के अंदर कुल चार लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होती है। मालवेसी कुल की यदि अगर हम बात करते हैं तो मालवेसी कुल के पादप जैसे भिंडी, गुड़हल वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर परागकोश सामान्यतः एक पाली युक्त होता है, और जब परागकोश एक पाली युक्त होगा तो उसके अंदर केवल दो ही लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होंगी। अब हम यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो लेकर के आए हैं लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम अथवा परागकोश का विकास। किस प्रकार से पादपों के अंदर, पुष्प के अंदर परागकोश जैसी संरचना का विकास होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले यदि अगर हम परागकोश को देख रहे हैं तो परागकोश सबसे पहले प्रारंभ में एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, होमोजेनस सेल का एक समूह होता है। कोशिकाएं जो है वो सामान्यतः क्या होती है, अविभेदित होती है, लेकिन लगातार संरचनात्मक परिवर्तन के कारण यह परागकोश जो है वो चार पुटों के अंदर, पराग पुटों के अंदर विभेदित हो जाता है। बाहर की ओर परागकोश जो है वो एपिडर्मिस वाले परत से ढका हुआ होता है, और धीरे धीरे संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ एक परागकोश जो है वो चार परागपुट मतलब दो पालियां एवं चार लघु बीजाणु धानियों के अंदर यह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एक परागकोश की संरचना का अनुप्रस्थ काट का चित्र यहाँ पर बनाया गया है, और इस परागकोश के अनुप्रस्थ काट के अंदर परागकोश जो है यह चार परागपुट 1, 2, 3 और 4 परागपुटों के अंदर यह विभेदित है। चारों परागपुट जो है वो किसके रूप में निर्मित होते हैं,
लघु बीजाणुधानी के रूप में ये निर्मित होते हैं। यदि अगर अपन इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखें तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट के अंदर सबसे बाहर की ओर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यह परागकोश की बाह्य त्वचा वाला भाग है, परागपुट की बाह्य त्वचा वाला भाग है। बाह्य त्वचा वाले भाग के नीचे की ओर जो दूसरे नंबर की लाइन आपको दिखाई दे रही है वो इसका अंतःस्थिशियम वाला भाग है। अंतःस्थिशियम से नीचे की ओर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है तीसरे नंबर की, यह इसका मध्य स्तर वाला भाग है। और मध्य स्तर से नीचे की ओर ये जो गोले रूप में संरचना रूप में आपको दिखाई दे रही है यह इसका टेपिटम वाला भाग है। ये बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर एवं टेपिटम, ये चारों स्तर मिलकर के एक परागपुट या लघु बीजाणुधानी की पराग भित्ति का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करेंगे? पराग भित्ति का निर्माण करेंगे। पोलन सेक वॉल जिसे कहा जाएगा। बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर और टेपिटम, ये चारों स्तर मिलकर के यहाँ पर किसका निर्माण करेंगे? पराग भित्ति का यहाँ पर ये निर्माण करेंगे। टेपिटम से नीचे की ओर यदि अगर हम देखें जो गोला वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह इस परागपुट या लघु बीजाणुधानी का कौन सा वाला भाग बनाएगा? बीजाणु जनन ऊतक वाला यह भाग बनाएगा। तो एक परागकोश के विकास की प्रक्रिया को यदि अगर हम देखते हैं तो परागकोश प्रारंभ में क्या होता है? एक अविभेदित कोशिकाओं का, समरूपी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो लगातार संरचनात्मक परिवर्तन के साथ चार परागपुटों के अंदर क्या हो जाता है? विभेदित हो जाता है। चार परागपुट जो निर्मित होते हैं इन्हीं परागपुटों को यहाँ पर लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट के अंदर चार परागपुट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। यदि अगर एक परागपुट की संरचना को देख रहे हैं या पूरे परागकोश की संरचना को यदि अगर हम देख रहे हैं तो इनमें सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, उससे भीतर की ओर अंतःस्थिशियम, उससे भीतर की ओर मध्य स्तर और उससे भीतर की ओर टेपिटम, ये चार स्तर बाहर की ओर पाए जाएंगे जो पराग भित्ति का निर्माण करेंगे। और भीतर की ओर समरूपी कोशिकाओं का यहाँ पर फिर से क्या होगा? एक समूह होगा, गोलाकार कोशिकाएं होंगी जो इसका बीजाणु जनन ऊतक वाला भाग बनाएगी। इसके बाद में अब हम इस चार परागपुटों में से किसी एक परागपुट की संरचना को हम यहाँ पर बाहर विस्तृत रूप से देखते हैं, या एक लघु बीजाणुधानी की संरचना को हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ से ये जो चार परागपुट वाला परागकोश है इसमें से एक परागपुट मतलब एक लघु बीजाणुधानी वाले भाग को यदि अगर हम अलग से देखें तो ये इस परागकोश के अंदर इस प्रकार की संरचना के रूप में बना हुआ होगा और इसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणुधानी इसे यहाँ पर कहा जाएगा। तो किसी भी प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी जो होती है उस लघु बीजाणुधानी के अंदर दो संरचनाएं होती है, दो भाग होते हैं। एक भाग होता है पराग भित्ति और दूसरा भाग होता है बीजाणु जनन ऊतक। पराग भित्ति जो है ये चार स्तरों से मिलकर के बनी होती है, चार परतों से ये मिलकर के बनी हुई होती है। बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर और टेपिटम, ये चारों स्तर जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था के रूप में है उसे हम लघु बीजाणुधानी की संरचना के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बाहर की ओर यदि अगर अपन देख रहे हैं तो एक समान कोशिकाओं की आपको एक परत यहाँ पर दिखाई दे रही है, केवल सिंगल लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और यह सबसे बाहर की ओर उपस्थित है जिसे हमने बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा है। यह लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहर की ओर उपस्थित रहने वाली परत है, इसलिए यह परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। बाह्य त्वचा से नीचे की ओर जो अपेक्षाकृत बड़े आकार की आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, यह एक समान कोशिकाओं का एक और क्या है? बाह्य त्वचा के नीचे की ओर एक और स्तर है जो इस लघु बीजाणुधानी का अंतःस्थिशियम वाला भाग बनाता है। इस अंतःस्थिशियम की जो कोशिकाएं होती है
इनकी अंतः भित्ति एल्फा सेलुलोज कणों की उपस्थिति यहां पर पाई जाती है और ये यू आकृति की यहां पर क्या होती है, बनी हुई होती है। और इन कोशिकाएं, ये जो अंतःस्थिसियम की जो कोशिकाएं होती है, यह आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। जब भी परागकोश का स्फुटन होना होता है उस समय पर इस अंतःस्थिसियम की कोशिकाएं जो है वो परागकोश भित्ति के स्फुटन में सहायक होती है। प्रत्येक परागकोश के अंदर या परागकूट के अंदर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर ये यू आकृति की संरचनाएं या कोशिकाएं जो है वो अनुपस्थित होती है। वह स्थान स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाएं कहलाता है और उसी वाले स्थान से परागकोश भित्ति का क्या होता है, स्फुटन होता है। तो अंतःस्थिसियम की जो कोशिकाएं होती है यह परागकोश भित्ति के स्फुटन में सहायक होती है और जिन स्थानों पर ये यू आकृति की संरचनाएं अनुपस्थित होती है या कोशिकाएं अनुपस्थित होती है वहां से परागकोश भित्ति का स्फुटन होता है, जिसे हमने स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाएं कहा था। हम पढ़ेंगे जब परागकोश का स्फुटन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस समय पर यहाँ पर आपके सामने ये टॉपिक जो है वो फिर से लाया जाएगा। अंतःस्थिसियम से नीचे की ओर फिर से एक समान कोशिकाओं का 1, 2 और 3 स्तर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यह 3 स्तरीय जो परत है यह मध्य स्तर कहलाती है। इस स्तर की कोशिकाएं जो है वो अल्पकालिक होती है, मतलब जब परागकोश भित्ति का स्फुटन होता है तो ये मध्य स्तर की कोशिकाएं जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस मध्य स्तर की कोशिकाओं द्वारा बीजाणु जनन कोशिकाओं को या बीजाणु मात्र कोशिकाओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद में मध्य स्तर से नीचे की ओर फिर से एक समान कोशिकाओं की एक सिंगल परत, सिंगल लेयर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको केंद्रक भी दिखाई दे रहे हैं। कोशिकाएं चपटी एवं लंबी आकृति की होती है, केंद्रक युक्त होती है, सघन जीव द्रव्य युक्त ये कोशिकाएं होती है और एक स्तर का यहाँ पर निर्माण करती है जो इसका टेपिटम वाला भाग होती है। ठीक है, तो ये मध्य स्तर से नीचे की ओर उपस्थित रहने वाली जो एक परत है यह टेपिटम है, जिसकी कोशिकाएं लंबी एवं चपटी है, सघन जीव द्रव्य एवं बहुकेंद्र की प्रकार की ये होती है। इनकी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहने वाला जो केंद्रक है, यहाँ पर आपको एक ही केंद्रक दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहने वाला जो केंद्रक होता है उनके अंदर मुक्त केंद्रकीय विभाजन पाया जाता है, जिससे ये कोशिकाएं जो है वो बहुकोशिकीय बहुकेंद्रकीय प्रकार की हो जाती है। इस टेपिटम के नीचे की ओर अब एक समान गोलाकार कोशिकाओं का, समरूपी कोशिकाओं का एक समूह आपको दिखाई दे रहा है जो इसका बीजाणु जनन ऊतक वाला भाग बनाता है। तो इस प्रकार एक लघु बीजाणुदानी की संरचना के अंदर बाहर से भीतर की ओर बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर और टेपिटम, ये 4 परत जो है वो परागकोश की पराग भित्ति का निर्माण करती है या लघु बीजाणुदानी की पराग भित्ति का निर्माण करती है। और टेपिटम से नीचे की ओर जो समरूपी कोशिकाओं का, द्विगुणित कोशिकाओं का समूह आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हमने बीजाणु जनन ऊतक कहा है, यह लघु बीजाणुदानी की संरचना का दूसरा भाग होती है। तो किसी भी एक लघु बीजाणुदानी की संरचना को हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला भाग पराग भित्ति। पराग भित्ति भी जो है ये 4 परतों से मिलकर के, 4 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस जिसे हमने कहा है, केवल एक सिंगल परत के रूप में। उससे नीचे की ओर अंतःस्थिसियम, अपेक्षाकृत बड़े आकार की कोशिकाएं, वो भी सिंगल परत के रूप में जो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की है। अंतःस्थिसियम से नीचे की ओर 1 से 3 स्तरीय परत, मध्य स्तर जिसकी कोशिकाएं अल्पकालिक प्रकृति की होती है, और मध्य स्तर से नीचे की ओर केंद्रक, सघन जीवद्रव्य एवं बहुकेंद्र की प्रकार की कोशिकाएं, टेपिटम। ये चारों प्रकार के स्तर जो हैं वो पराग भित्ति का निर्माण करते हैं और टेपिटम के नीचे की ओर समरूपी कोशिकाओं का जो समूह पाया जाता है यह इसका बीजाणु जनन ऊतक वाला भाग होता है। तो ये एक आपके पास में लघु बीजाणुदानी की संरचना है,
एवं परागकोश के विकास की प्रक्रिया को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अगले वीडियो के अंदर हम इस लघु बीजाणुदानी के जो दोनों भाग हैं, पराग भित्ति और दूसरा बीजाणुजनन ऊतक, उनकी डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर नोट करेंगे, किस प्रकार के रूप में ये पाई जाती है और उनका क्या कार्य होता है। तब तक के लिए आपके पास में ये वीडियो, ठीक है, ये आपके पास में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।